तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है। तो दोस्तों, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है इंडियन हिस्ट्री में से क्या है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो अपने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें हिस्ट्री आती है उसमें यह मुख्य भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, तभी ये हमने स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना हुई। और उसकी स्थापना किसने की थी, अपने कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद हमने इल्तुतमिश को देखा था। ये दोनों शासक हमने कंप्लीट कर दिए थे। जो आज हम कंप्लीट करेंगे वो है रजिया सुल्तान और बलवन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना रजिया सुल्तान। ठीक है दोस्तों, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र कौन बनता है, रुकनुद्दीन फिरोज क्या करता है, सल्तनत संभालता है। ठीक है दोस्तों, अपना वहाँ का शासक बनता है गुलाम वंश का। कौन, इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज। क्योंकि वह एक अयोग्य शासक था तो उसका उसको हटाकर कौन बन जाती है वहाँ की शासिका, रजिया सुल्तान, जो कि कौन थी, इल्तुतमिश की पुत्री। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम रजिया सुल्तान। क्या हुआ, इसका शासनकाल था 1236 से 1240। ठीक है दोस्तों, यह भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, जो कि क्या थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये दोस्तों, ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है कि सर्वप्रथम मुस्लिम भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी, वो कौन थी, रजिया सुल्तान, जिसका शासनकाल 1236 से 1240 था। ठीक है दोस्तों, इसने क्या किया था, इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को हटाया था क्योंकि यह अयोग्य था। ठीक है दोस्तों, रजिया सुल्तान ने क्या किया, पर्दा प्रथा का त्याग किया और पुरुषों की तरह चोगा, जिसे वो काबा कहते हैं, और कुल्हा मीन्स टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाती थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ था, मलिक जमालुद्दीन याकूत को उसने क्या नियुक्त किया, अमीर आखुर मीन्स घोड़े के जो अस्तबल होता था वहाँ का सरदार नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, जो घोड़े वाली सेना होती थी उसका सरदार नियुक्त किया। इसको देखकर क्या हुआ, जो तुर्की के अमीर होते थे वो उसके विरुद्ध खड़े हो गए। ठीक है दोस्तों, फिर उसको क्या किया, उसने बंदी बनाकर अपना रजिया सुल्तान को बंदी बंदी बना लिया। और दिल्ली की गद्दी पे किसको बैठा दिया, मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया दिल्ली की सल्तनत पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं देखो, गैर तुर्कों को सामंत बनाने के, जब उसको गैर ये मलिक जमालुद्दीन याकूत को उसने सामंत नियुक्त किया, मीन्स अमीर आखुर घोड़े का सरदार नियुक्त किया, तो फिर क्या हुआ, गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की के अमीर उसके विरुद्ध हो गए। फिर क्या किया, रजिया सुल्तान को उन अमीरों ने क्या किया, बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में क्या हुआ, रजिया की शादी किससे हुई, अल्तुनिया से हुई थी। ठीक है दोस्तों, रजिया की शादी किससे हुई, अल्तुनिया से हुई। पुनः वो क्या करने लगी, राजगद्दी प्राप्त करने की प्रयास करने लगी, बट उसमें क्या हुई, वे असफल हुई। ठीक है दोस्तों, अब फिर रजिया की मृत्यु कब हुई, अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल के पास हुई। ठीक है दोस्तों, कैथल के पास उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्या देखा, रजिया सुल्तान। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं हम नसरुद्दीन महमूद। रजिया सुल्तान के बाद जो मुइजुद्दीन बहराम शाह था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको अभी हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। मुइजुद्दीन बहराम शाह के बाद जो नसरुद्दीन महमूद बनता है, उससे थोड़े क्वेश्चन बनते हैं तो हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो नसरुद्दीन मोहम्मद था तो इसका शासनकाल था 1246 से 1266 तक। ठीक है दोस्तों, ये अत्यंत सादा जीवन जीने के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है दोस्तों, ये इस्लाम के अनुसार चलता था और कुरान की नकल करता था। ये क्या करता था, कुरान की नकल करके अपनी कुछ किताबें मतलब ऐसे लिखता था, कुछ लेख लिखा करता था कुरान की नकल करके। ठीक है दोस्तों, और ये एकदम क्या करता था, ये टोपी सिलकर अपना जीवन व्यापन करता था। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता था, बस ये नाम का शासक था, काम कोई और करता था। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं मतलब उसके बाद क्या करते हैं, हम बलवन के बारे में पढ़ते हैं। बलवन हम अगले से मतलब इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, बट ये बलवन इसी में है। ठीक है दोस्तों, बलवन को क्या किया, ये नसरुद्दीन मोहम्मद ने क्या बनाया, नाइबे ममालिकात। ठीक है दोस्तों, नाइबे ममालिकात बनाया। ठीक है, ये क्या होता था, वजीर की तरह होता था।
मतलब शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद था, मगर सारा कार्यभार कौन संभालता था? बलबन संभालता था। ठीक है दोस्तों, जो ये नाइब ममालिकत ये एक पोस्ट थी, ये किसने शुरू की थी? बहराम शाह ने शुरू की थी। ठीक है दोस्तों, वही ये मुइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है दोस्तों, और उसने जो पहला अपना वजीर नियुक्त किया था, एतगीत को बनाया था। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा नोट कर लेंगे आप। ठीक है दोस्तों, अब हम ये जो वजीर बनाया, तो जब इसको भी वजीर बनाया तो तब भी तुर्क के लोग इसका विरोध करने लगे। ठीक है दोस्तों, जो तुर्क के अमीर थे विरोध करने लगे कि उसको क्यों वजीर बनाया। ठीक है दोस्तों, फिर क्या किया? बलबन ने खुद ही पद को छोड़ दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? भारतीय मुसलमान रेहान को क्या बना दिया? वजीर नियुक्त कर दिया। बट वो अब खुद ही वहाँ से छोड़ के चले जाता है। तो कुछ समय बाद पुनः बलबन वजीर की पोस्ट पर बैठता है, और नसरुद्दीन जो महमूद था, उसकी मृत्यु 1266 ईस्वी में हुई। ठीक है दोस्तों, और ये शमसी और इलवरी वंश का अंतिम शासक था। इलवरी वंश की मतलब जो शुरुआत की थी वो कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है दोस्तों, तो इलवरी वंश का अंतिम शासक था कौन? नसरुद्दीन महमूद। ठीक है दोस्तों, और बलबन सुल्तान बना उसके बाद, और बलबनी वंश की शुरुआत होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या बलबन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बलबन थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, इससे क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। तो दोस्तों, जो बलबन का पूरा नाम था, तो उसका बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। इसका शासनकाल था 1266 से 1286। ठीक है दोस्तों, इसके अन्य नाम भी थे। क्या थे? बाहुद्दीन था, गयासुद्दीन था, उल्गू खां था, जिसको उल्गू खां को की उपाधि इसको किसने दी थी? नसीर खां द्वारा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये नाम दिया गया था उसको। और इलवरी वंश तुर्क इल्तुतमिश का ये क्या था? इल्तुतमिश का ये गुलाम था ये बलबन। जब क्या हुआ था? 1233 में ग्वालियर में युद्ध विजय के बाद क्या इसको खरीदा गया था। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके मुख्य कार्य में आते हैं। इसके मुख्य कार्य में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि लौह और रक्त की नीति। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो वो किसने अपनाई थी? तो वो गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी। वो किसके विरुद्ध अपनाई थी? मेवाती डाकुओं की समाप्ति के लिए। किसकी नीति? लौह एवं रक्त की नीति। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसने अपना राजस्व सिद्धांत दिया। राजस्व सिद्धांत के अंदर आता है ईरानी फारसी शासकों से प्रभावित थी ये राजस्व सिद्धांत, और तुर्कान चहलगामी की समाप्ति की। ये तुर्कान चहलगामी क्या था दोस्तों? इसमें 40 जो अपने उन्होंने क्या बनाया था? एक 40 सरदारों का गुट बनाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। उसका इसने ये तुर्कान चहलगामी को उसने क्या किया? समाप्त कर दिया। किसने? बलबन ने। और वरीद मुमालिक जो एक गुप्तचर विभाग था, उसका गठन किया। ठीक है दोस्तों, वरीद मुमालिक जो गुप्तचर विभाग था, उसका गठन सर्वप्रथम किसने किया? बलबन ने किया। ठीक है दोस्तों, और दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग बनाया। ठीक है दोस्तों, और नवरोज त्योहार का आरंभ स्टार्ट हुआ, और सीरी नामक नगर उसने बसाया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं उसके दरबार में कुछ विद्वान रहते थे, उसमें से प्रमुख है अमीर खुसरो और अमीर हसन। ठीक है दोस्तों, और उसकी मृत्यु में आते हैं, तो मृत्यु उसकी 1286 में हुई। यह एक अंतिम शासक। उसके बाद अंतिम शासक कौन था? कैमुर्स था। ठीक है दोस्तों, अपने बलबन के बाद शासक बनता है कैमुर्स, जो कि अंतिम शासक था किसका? गुलाम वंश का। ठीक है दोस्तों, और ये कैमुर्स की हत्या किसने की? अफगानी तुर्क मलिक काफूर ने की। ठीक है दोस्तों, जो जलालुद्दीन, फिर उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज ने खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो में खिलजी वंश से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा ये गुलाम वंश कंप्लीट हो गया। इसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने शासक थे उसके बारे में हमने आज पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, अभी एक और चीज़ बचती है कि जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बलबन का दैवीय राजस्व का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ये आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता था? ये सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि के लिए चुना गया है। ठीक है दोस्तों, सुल क्या होता था ये? इसका अलग ही अपना दैवीय राजत्व का सिद्धांत होता था, ये फेमस है। इसमें ये क्या होता था? सुल्तान को ये भगवान की तरह मानते थे कि भगवान ने भेज रखा है इनको अपना प्रतिनिधि बनाकर। ठीक है दोस्तों, इसके दो पार्ट होते थे। क्या होते थे? नियामत ए खुदाई और जिल्ले इलाही। नियामत ए खुदाई मीन्स क्या होता था?
पैगंबर के बाद सुल्तान को माना जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और जिल्ले इलाही का मीन्स होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। ठीक है दोस्तों। और ये कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट वो हैं, शब्दावली है, उसको पढ़ेंगे। सिजदा का मीन्स क्या होता है? घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना। ठीक है दोस्तों। और पैबोस क्या होता है? पैरों को चूमना। और सुल्तान की आलोचना नहीं की जा सकती है इस सिद्धांत के अनुसार। और क्या होता है? सुल्तान का निरंकुश होना अति आवश्यक है। और कुलीनता का समर्थक करता था, मीन्स रक्त की शुद्धता का सिद्धांत। कुलीनता मीन्स जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, वो ही सिद्धांत अपनाता था ये। ठीक है दोस्तों। उसके बाद और जो ये बलवान का दैवीय राजत्व का सिद्धांत होता है, ये कहाँ से लिया गया था? ये जो अपना ईरान का शासक था, अफशियाब था, तो वहाँ से ये सिद्धांत लिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आज हमारा गुलाम वंश कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों